नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी ताइवान के मुद्दे पर चीन ने अमेरिका को दी चेतावनी की। साथ ही बात होगी मैक्सिको में पहली बार हो रहे न्यायिक चुनावों की। साथ ही इसके अलावा होगी तमाम अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दक्षिण कोरिया में महीनों के राजनीतिक अनिश्चितता पर विराम। लिबरल उम्मीदवार ली जे मियांग का राष्ट्रपति बनना तय। भारी जीत की ओर 3 दशक में सबसे अधिक मतदान, जताया लोगों का आभार। नीदरलैंड में गिरी डिक इश्कोफ की गठबंधन सरकार। दक्षिणपंथी पार्टी फॉर फ्रीडम ने वापस लिया समर्थन। शरणार्थी नीति पर नरमी को बताया कारण। अक्टूबर से पहले हो सकते हैं चुनाव। यूक्रेन का रूस पर एक और बड़े हमले का दावा। अब पानी के अंदर धमाका कर क्रीमिया में पुल उड़ा दिया। रूस ने कहा बहला हुआ यातायात। यूक्रेन वार्ता में सफलता की जल्दी उम्मीद करना बेईमानी। गाजा में सहायता स्थल के पास मारे गए 27 लोग। संयुक्त राष्ट्र ने की जांच की मांग। संभावित युद्ध अपराध की दी चेतावनी। आईडीएफ ने कहा अपनी ओर बढ़ रहे समूह पर करनी पड़ी गोलीबारी। पाकिस्तान में भूकंप से कैदियों की मौज। दीवार टूटने पर कराची जेल में 200 से ज्यादा कैदी फरार। फायरिंग में एक की मौत, पकड़े गए 80 फरार कैदी। और आइए शुरुआत करते हैं। चीन की बढ़ती हरकतों को लेकर अमेरिका ने अपने एशियाई सहयोगी देशों को आगाह किया है कि वे अपनी सेनाओं को मजबूत करें। अमेरिका का यह मानना है कि चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसके फलस्वरूप उसके इस दुस्साहस से हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरे विश्व के लिए भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। साथ ही चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ताइवान के मुद्दे का इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए ना करे। ताइवान को अपना आंतरिक मामला बताते हुए चीन ने अमेरिका को आग से न खेलने की भी सलाह दी है। क्या होंगे इसके परिणाम और कैसे बनेगा इस पर दबाव, देखिए। अमेरिका को खुली धमकी, आग से न खेले वरना जल जाएगा हाथ। पिछले दिनों अमेरिका को ये कड़ी चेतावनी चीन ने दी है। विदेश मंत्रालय की ये तीखी प्रतिक्रिया अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने ताइवान क्षेत्र के लिए चीन को बड़ा खतरा बताया था। इस पर पलटवार करते हुए चीन ने ताइवान को घरेलू मुद्दा बताते हुए किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। चीन ने अमेरिका पर हिंद प्रशांत क्षेत्र को बारूद के ढेर में बदलने का आरोप लगाते हुए ताइवान को लेकर सौदेबाजी न करने की सलाह दी। लेकिन अमेरिका के रुख से इससे उलट दिखाई दे रहा है। लगता है कि अमेरिका खुद ड्रैगन की आग बुझाने की तैयारी में जुट गया है। दरअसल शनिवार को शांग्रीला वार्ता में बोलते हुए हेग्सेथ ने कहा कि चीन एशिया के शक्ति संतुलन को बदलने के लिए सैन्य कार्रवाई के लिए विश्वसनीय रूप से तैयारी कर रहा है। उन्होंने चीन पर ताइवान पर संभावित हमले की तैयारी करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया समेत क्षेत्र के दूसरे सहयोगियों से अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने का आह्वान कर एक नई दिशा का संकेत भी दे दिया। हालांकि ताइवान के दावों से हेग्सेथ के आरोपों को बल मिलता है। चीन लगातार ताइवान का घेरा तंग करता जा रहा है।
ताइवान का आरोप है कि मई के महीने में चीन ने उकसावे की सारी हदें पार कर दी। चीन स्वशासित द्वीप पर सैन्य बल बढ़ाते हुए पिछले महीने 2 विमान वाहक समूह और दर्जनों जहाज तैनात किए। 1 से 27 मई के बीच पीले सागर से दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करते हुए नौसेना के जहाजों सहित 70 चीनी जहाजों को देखा गया। बीजिंग ताइपे पर अपनी संप्रभुता को स्वीकार करने का दबाव बनाने के लिए हाल के वर्षों में ताइवान के आसपास लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों की तैनाती लगातार बढ़ाता जा रहा है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, जबकि वो एक अलग शासित द्वीप है। बीजिंग ने जरूरत पड़ने पर ताइवान को बलपूर्वक चीन में मिलाने की कसम खाई है, जबकि ताइवान बीजिंग की संप्रभुता के दावे को खारिज करता है। उसका कहना है कि सिर्फ द्वीप के लोग ही अपना भविष्य तय कर सकते हैं। ताइवान का कहना है कि चीन का कभी भी उस पर कब्जा नहीं रहा और वो एक स्वतंत्र देश है। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया की कोई भी बड़ी शक्ति ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देती है। बढ़ते तनाव के बीच जर्मनी ने चीन को आगाह करते हुए कहा है कि उसके साथ सहयोग तभी तक संभव है जब तक कि वो ताइवान पर हमला नहीं करता है। अगर ऐसा किया तो सब कुछ बदल जाएगा। गहराते तनाव के बीच ताइवान ने चीनी सप्लाई चेन से निपटने के लिए घरेलू ड्रोन इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए $1 बिलियन के निवेश की योजना बनाई है। तो ऐसे में ये जो अभी स्थितियां चल रही हैं, किस ओर इशारा कर रही हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी जो हम वहां पर स्थितियां देख रहे हैं, ऐसे में अब क्या लगता है कि भविष्य इसका क्या हो सकता है? काफ़ी कुछ हमने पहले देखा है, अभी मौजूदा स्थिति ये है कि अभी भी इसी तरह की अमूमन स्थितियां नजर आ रही हैं। अब आगे क्या? गौरव, स्थितियां तो बिल्कुल तनावपूर्ण नजर आ रही है। हाल ही के शांग्रीला डायलॉग में जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रमंत्री ने इस और इशारा किया है कि चीन लगातार अपनी आक्रामक स्थितियों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में बनाए हुए है और ताइवान के ऊपर हमला करने की जिस प्रकार की तैयारी करके बैठा हुआ है, उसको देखते हुए उन्होंने इस और इंगित किया है कि अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, विशेषकर वे देश जो हिंद प्रशांत क्षेत्र को न्यूट्रल और स्टेबल बनाए रखना चाहते हैं, वे अपने रक्षा बजट में इजाफा करें। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के सहयोग से अमेरिका की सदस्यता के साथ हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड को एक ऐसे मंच के रूप में देखते हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता को, न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। हमने बीते दिनों ये भी देखा कि किस तरह से जापान जैसा देश अपने रीमिलिटराइजेशन को लेकर के आगे बढ़ा है और अपने GDP का एक अच्छा खासा हिस्सा उसने अपने रीमिलिटराइजेशन को समर्पित किया है। और यदि इजराइल, हमास और रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पर स्थितियां विस्फोटक दिखाई पड़ती हैं, वो एक्सपर्ट्स के हिसाब से हिंद प्रशांत क्षेत्र ही है। तो आगे अब ये देखना रोचक भी होगा और कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन भी है कि यहाँ पर और तनाव ना बढ़े। ऐसे में अंशु जी, क्योंकि अमेरिका भी लगातार जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो स्थितियां चल रही हैं, टैरिफ वॉर तो एक तरफ से नजर आ ही रहा है, उसके अलावा भी क्योंकि ताइवान को सीधे तौर पर जिस तरह से उसका सपोर्ट करने की जो बात है, उसका सपोर्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं अमेरिका नजर आ रहा है। चीन के लिए अभी जो हालात हैं वो कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं कि अगर इस तरह की स्थितियां होंगी, क्योंकि जो एशिया के जो देश हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो भी इस पूरे माहौल के लिए वो तैयार रहें। चीन और ताइवान के बीच का जो ये संघर्ष है 1949 के बाद से लगातार चला आ रहा है गौरव, जिसमें ताइवान अपने आप को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है, उसे एक्नॉलेज भी किया जाता है, लेकिन चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है वन चाइना पॉलिसी के तहत। अमेरिका की तरफ से हिंद प्रशांत क्षेत्र के हवाले से चीन की इन स्थितियों को बार बार चुनौती दी जाती है और यदि हम चीन की अभी वर्तमान स्थिति देखें तो आंतरिक मोर्चे पर भी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना वहां के राष्ट्रपति कर रहे हैं। और यदि हम बाह्य दृष्टि से देखें तो एक फॉरेन पॉलिसी की दृष्टि से चीन जिस प्रकार से लगातार एक आक्रामक रवैया अपनाए हुए है, तो फिर बाकी के जो देश हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के, न्यूट्रलिटी को लेकर के कहीं ना कहीं सतर्क भी हैं और चिंता में भी हैं, तो फिर वहां पर एक हमको लॉबी बनती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन मैं एक और बिंदु जोड़ दूं गौरव कि अमेरिका जिस तरह से ताइवान के समर्थन की बात करता है, वहीं दूसरी ओर वन चाइना पॉलिसी उसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। तो कई बार कई एक्सपर्ट्स इस बात को भी इंगित करते हैं कि अमेरिका या तो अपनी
वन चाइना पॉलिसी में बदलाव लाए और ताइवान को मान्यता देते हुए सीधे सीधे ताइवान के समर्थन में आए, क्योंकि इस प्रकार से इनडायरेक्टली जो सपोर्ट किया जा रहा है, तो वहां पर फिर अभी ट्रंप का नेतृत्व है। हम देख रहे हैं कि लगातार ट्रंप की तरफ से किस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, किस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो इस और यदि देखते हुए देखा जाए तो आगे फिर चीन किस तरह के निर्णय लेता है, ये भी हमको देखना होगा। निश्चित तौर पर ये तमाम ऐसी परिस्थितियां तो हैं ही हैं जो यहाँ पर तमाम जो अलग अलग जो स्थितियां हैं, मनोस्थितियां हैं, वो भी यहाँ पर उजागर करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो हम बात कर रहे थे उस पर अगर हम गौर करें तो वहाँ पर इसका कितना इम्पैक्ट आपको नजर आता है कि आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? गौरव, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो न सिर्फ ट्रेड की दृष्टि से बल्कि यदि हम सामरिक दृष्टि से भी देखते हैं तो बहुत महत्व का ये क्षेत्र है। और न सिर्फ एशियाई देशों के लिए, अमेरिका जैसा देश इसीलिए इस क्षेत्र को लेकर लगातार चिंता में रहता है। इसका न्यूट्रल बने रहना, इसका स्टेबल बने रहना पूरे विश्व के व्यापार के लिए, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम एक और तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार चीन की आक्रामक हरकतों को देख ही रहे हैं, हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि चीन ने किस तरह से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के अपने पैर पसार लिए हैं। अलग अलग जो बंदरगाह हैं, चाहे वो जकुटी जैसा बंदरगाह हो, श्रीलंका का आप देखिए हम्बेनटोटा जैसा बंदरगाह हो, पाकिस्तान में ग्वादर जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों पे चीन ने आज की तारीख में कब्जा कर रखा है। तो फिर ये सब देखते हुए एक और कूटनीतिक दृष्टि से, दूसरी ओर सामरिक दृष्टि से जिस तरह से चीन एक इंपीरियलिस्टिक अपनी पॉलिसी को लेकर, एजेंडे को लेकर के और जिस तरह से विस्तारवादी नीति को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये तो तय है कि आगे स्थितियां और चिंताजनक बन सकती हैं। लेकिन सारे ये जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से कैसे इस तनाव को कम कर सकें कि ये युद्ध में परिणत ना हो, क्योंकि पूरा विश्व वैसे ही दो लगातार जो युद्ध चल रहे हैं उनकी मार झेल रहा है। और हम सभी जानते हैं कि युद्ध के जो आउटकम्स होते हैं वो कई वर्षों तक चलते हैं और आर्थिक के साथ साथ दूसरे भी क्षेत्रों में, और विशेषकर यदि हम मानवाधिकारों की बात करें तो हमारे जीवन के लिए फिर बहुत ही दुखदायी और घातक साबित होते हैं। ऐसे तो में फिर यहाँ पर शांति कौन से बने देश ये आपको बड़ा ऐसे आवश्यक नजर आते हैं जिन पर इसका साफ तौर पर प्रभाव देखने को मिलेगा, अगर इस तरह की कोई बातें आगे भी निकलकर सामने आती हैं और जो जिस बात की मंशा जताई जा रही है, अगर उस तरह की कोई स्थितियां यहां पर पनपती हैं तो? यदि इस प्रकार की कोई स्थितियां पनपती हैं तो हम सभी जानते हैं कि युद्ध मुफ्त में नहीं होता। युद्ध के लिए पैसे लगते हैं, युद्ध के लिए हथियार लगते हैं, युद्ध के लिए मैन पावर लगती है। तो फिर इस दृष्टि से देखिए कि जो भी देश इसमें शामिल होते हैं या यहाँ पर यदि किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है तो किस तरह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर एक प्रतिकूल असर पड़ेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से, व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सप्लाई चेन्स बाधित होंगी और यदि सप्लाई चेन्स बाधित होती हैं तो फिर इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना फिर हो सकती है। इसके अलावा आप देखिए तो फिर एक और हम क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब युद्ध होते हैं तो उसका कितना प्रतिकूल असर न सिर्फ इनसे जुड़े बजट्स पर पड़ता है, ये तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कहीं धरे के धरे रह जाते हैं। मानवाधिकारों का हनन होता है, फिर कहीं ना कहीं रिफ्यूजीज की समस्या को हम देखते हैं। तो ऐसे तमाम पहलू हैं, ये सिर्फ एक आर्थिक दृष्टि से या एक सामरिक दृष्टि से जुड़ा पहलू नहीं है। इसके फिर आप देखिए सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होते हैं। कई जगह फिर सरकारों का बनना बिगड़ना भी हम देख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां और यदि यहाँ अशांति की स्थिति बनती है गौरव, तो ये फिर कहीं ना कहीं विश्व के लिए हर दृष्टि से हम नकारात्मक परिणाम ही लाते हुए दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में कुछ सैंक्शंस हमने देखे हैं कि पहले भी लगाए गए थे, तो क्या आने वाले समय में कुछ और सैंक्शन हो सकते हैं या उसके लिए कोई नई चीजें, कई नई योजना प्रस्तावित हो सकती है? हाल फिलहाल जिस तरह से अमेरिका के रक्षा मंत्री के द्वारा एक आगाज किया गया है, जिस तरह से उन्होंने ये तमाम जो सदस्य देश हैं जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की ये विस्तारवादी नीतियों को, आक्रामक जो एक्शंस होती हैं उसको कंटेन करने के लिए एक्टिव रहते हैं, तो अभी तो ये दिखाई पड़ता है कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा वैश्विक मंच से किस प्रकार के सैंक्शंस, अभी हमने ट्रंप के द्वारा देखा कि कैसे चीन पर एक्सपोनेंशियली टैरिफ को उन्होंने बढ़ा दिया था, फिर चीन की तरफ से भी जो है प्रतिक्रिया में एक्शंस ली गई, तो फिर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। इस तरह के जो सैंक्शंस
डिसीजंस हैं या इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं या इस तरह की जो पॉलिसीज हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी हो सकती हैं। तो अब निश्चित ये तौर पर। आगे चल करके देखना रोचक होगा कि किस तरह की स्थितियां हम बनते हुए देखते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम समय इसमें आगे हमें लेना होगा और देखना होगा कि आगे इस तरह की स्थितियों में और क्या बड़े बदलाव नजर आते हैं। इस पर हम सभी की निगाहें लगातार बनी रहेंगी। आप बनी रहिए हमारे साथ अंशु जोशी जी, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से आपको रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC, हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैक्सिको में पहली बार न्यायिक चुनाव हो रहे हैं, जिसमें जनता को 7,000 से ज्यादा उम्मीदवारों में से जजों का चुनाव करना है। मतदाता चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रमित हैं, क्योंकि ना तो उन्हें उम्मीदवारों की सही जानकारी है, ना ही प्रचार की इजाजत है। और तो और आरोप है कि कई उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। साथ ही इस प्रक्रिया को समझने की लोग कोशिश कर रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि इस नए बदलाव से देश की अदालत प्रणाली पूरी तरह से बदल सकती है। क्यों है ये चुनाव बाकी चुनावों में अलग और कैसे न्यायिक प्रणाली में आएगा इससे बड़ा बदलाव, आइए देखते हैं। वोट डालते मैक्सिको के ये लोग किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद या अन्य प्रतिनिधि को नहीं, बल्कि जज को चुनने के लिए अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन यह 100% सच है। मैक्सिको दुनिया का पहला देश है जहां जजों को सीधे चुनाव के जरिए नियुक्त किया जा रहा है। न्यायपालिका में मूलभूत सुधारों के मद्देनजर रविवार को ये अनोखा न्यायिक चुनाव आयोजित किया गया। मतदान के जरिए 2600 से अधिक जजों और मजिस्ट्रेट्स के पदों को भरा जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक के न्यायाधीश शामिल हैं। जज बनने की दौड़ में 7,000 से अधिक उम्मीदवारों ने ताल ठोकी। इनमें कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें क्षेत्र के लोग जानते तक नहीं थे। दरअसल यह चुनाव राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी का पुराना एजेंडा रहा है। हालांकि मोरेना पार्टी की तरफ से आने वाले पूर्व राष्ट्रपति ओब्राडोर इस योजना के जनक माने जाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी कई पहलों को खारिज किए जाने के बाद उनके मन में जजों को सीधा चुनने का विचार आया। अब मौजूदा राष्ट्रपति ने इस विचार को हकीकत में बदल दिया है। इसके लिए राष्ट्रपति शीनबाम का तर्क है कि देश के 72% लोग न्यायपालिका में सुधार चाहते हैं। हालांकि उनके इस दावे की मतदान में हवा निकल गई। सिर्फ 13% लोग न्यायपालिका में सुधार के लिए अपने घरों से निकले। करीब 10 करोड़ मतदाताओं में से केवल 1.3 करोड़ वोटर ही मतदान करने पहुंचे। बाकी बचे 1000 से अधिक पदों के लिए 2027 में चुनाव होगा। बावजूद इतने कम वोटर टर्नआउट के राष्ट्रपति शीनबाम इसे बड़ी जीत बता रही हैं। दरअसल मैक्सिको में बीते वर्षों में जजों पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप देखने को मिले हैं। ऐसे में चुनाव का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इससे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से आजादी मिलेगी। वहीं आलोचकों का कहना है
कि न्यायपालिका की समस्याओं से निपटने का यह तरीका सही नहीं है। संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव स्वतंत्र रूप से काम करने वाली अदालतों को भी राजनीतिक बना देगा। साथ ही इससे पहले से राष्ट्रपति पद और संसद को नियंत्रित करने वाली सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की शक्तियां और बढ़ जाएंगी। तो जनता की दिलचस्पी किस ओर नजर आई, इस साफ तौर पर इस चुनाव के जरिए ये नजर आया। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अंशु जोशी जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जोशी जी, एक अलग यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि चुनाव प्रणाली रखी गई है और जिस तरह से यहाँ पर अब की बार जो जनता है वो इसमें काफी दिलचस्पी लेती हुई नहीं दिखाई दी है, तो इसके क्या मायने नजर आते हैं और इस तरह के चुनाव प्रणाली से क्या संदेश पूरी दुनिया में दिया जाएगा? ये एक बड़ा ही रोचक मामला पूरे विश्व के सामने आया है। अमूमन हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्तंभ जुडिशरी न्यायपालिका होती है और हम देखते हैं कि अलग अलग लोकतांत्रिक देशों में जब भी न्यायपालिका के गठन की बात आती है तो वो उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो ये न्यायपालिका से संबंधित जजेस हैं इनको चुना जाता है, इनको बनाया जाता है। लेकिन मेक्सिको में पूरे विश्व में पहली बार ऐसा इंस्टेंस देखने को मिला कि 1 जून को पॉपुलर वोट्स के तहत यहाँ के जो अलग अलग फेडरल जजेस हैं उनका चुनाव किया गया और ये संख्या बहुत बड़ी है। इसमें 9 सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका, 2 जो हैं वो सुपीरियर चैम्बर के जजेस का, फिर 15 जो है वो रीजनल चैम्बर्स के मजिस्ट्रेट्स का, 5 जो है वो जुडिशरी डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल के जजेस का, 464 जो है वो सर्किट कोर्ट मजिस्ट्रेट्स का और 386 डिस्ट्रिक्ट लेवल जजेस का चुनाव यहाँ के पॉपुलर वोट के द्वारा, यहाँ की जनता के मतदान के द्वारा चुनाव हुआ है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सितंबर 2024 में पहली बार ये प्रस्ताव तत्कालीन सरकार के द्वारा कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया था और इसका अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उन्हीं की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके द्वारा ये एक आगाज किया गया था इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के नाम पर, जो फिर कांग्रेस में सितंबर 2024 में पारित हो गया था और इसके बाद अभी क्लाउडिया शीनबॉम ने इसको इनएक्टिवेट करते हुए, इसको एग्जीक्यूट करते हुए पॉपुलर वोटिंग के जरिए जो है पहली बार जुडिशरी के चुनाव कराए हैं। हालांकि जो वोटिंग का टर्नआउट है वो बहुत कम देखने को मिला है और इसको लेकर के जो अभी प्रोसेस है वो भी, जो जिस प्रकार के हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जिस तरह की जानकारियां आ रही है वो बहुत ज्यादा जनता के सामने क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो काफी कम नंबर्स में जो है मतदान हुआ है, पर हाँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं कि मेक्सिको की राजनीति में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे इसमें उम्मीदवार भी हैं जिनके ऊपर खुद कोई ना कोई आपराधिक मामले भी हैं और जनता को इस बारे में पूरी समझ नहीं थी, तो ऐसे में वो कैसे न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने का काम करते हुए नजर आएंगे? क्या ये अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करता है उनकी अपनी जो उम्मीदवारी है उस पर? निश्चित तौर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति का ये कहना है कि पूरी जजेस की जो चुनावी प्रक्रिया है उसको और पारदर्शी बनाने के लिए, जनता को सीधे जोड़ने के लिए उन्होंने एक प्लान सी नाम से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की एक सीरीज प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन यदि हम आलोचकों की दृष्टि से देखें तो यदि इस प्रकार के चुनावों के जरिए आप जुडिशरी का चुनाव करते हैं, जजेस का चुनाव करते हैं, तो वो किसी न किसी सेल्फ इंटरेस्ट से, आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट से या सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं फिर वो उनको चलाया जा सकता है। तो फिर आलोचकों का ये मानना है कि न तो प्रक्रियाएं उस तरह से स्पष्ट थी इस चुनाव को लेकर और जिस तरह के इसमें कैंडिडेट्स जनता ने देखे उसमें कई ऐसे हैं जिन पर स्वयं पर आपराधिक मामले चलाए जा रहे थे। तो गौरव, फिर ऐसे प्रश्न चिन्ह उठते हैं जो न सिर्फ प्रक्रिया की दृष्टि से बल्कि फिर ये कि आगे मेक्सिको के जब हम पूरे जुडिशरी सिस्टम को देखते हैं तो उस पर एक बड़ा सवालिया निशान हमको लगता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि इसका बड़ा फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को मिलते हुए दिखाई पड़ता है। निश्चित तौर पर प्रोफेसर अंशु जोशी जी, ये लगातार हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न चिन्ह है ये साफ संदेश भी देते हैं कि इस तरह की प्रणाली होनी चाहिए, लेकिन उम्मीदवारों का जो दामन है वो भी साफ होना चाहिए, तभी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं जो न्यायिक प्रणाली में है वो बेहतर ढंग से और ज़्यादा प्रदर्शित की जा सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना।
खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते अब नजर डालते हैं कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर फटाफट अंदाज में। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने डोजियर में कई बड़े खुलासे किए हैं। इस डोजियर में बताया गया है कि भारत ने पाकिस्तान में जितने ठिकानों पर हमले की बात कही है, पाकिस्तान में उससे भी अधिक ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिनमें भारी नुकसान देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी डोजियर में 9 ऐसी जगहों का नाम लिया गया है। इनमें हैदराबाद, गुजरांवाला, कराची जैसी जगहें शामिल हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव में 3 दशक में सबसे अधिक मतदान देखने को मिला है। अनुमानों के मुताबिक चुनाव में लिबरल उम्मीदवार ली जे म्यांग भारी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ महीने पहले पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को देश में मार्शल लॉ लगाने के बाद पद से हटा दिया गया था। नीदरलैंड में समर्थन वापस लिए जाने की वजह से प्रधानमंत्री डिक शुफ की गठबंधन वाली सरकार गिर गई है। दक्षिणपंथी पार्टी फॉर फ्रीडम ने शरणार्थी नीति पर नरमी को कारण बताते हुए PM शुफ की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब इसके बाद देश में नए आम चुनावों की घोषणा की जाएगी। पाकिस्तान के कराची में एक जेल से 200 से ज्यादा कैदी भाग निकले। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के कई झटके महसूस होने के बाद कैदियों को उनकी सेल से बाहर आने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद कैदी जेल कर्मियों पर हावी हो गए और दरवाजा तोड़कर जेल से फरार हो गए। हालांकि इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद से करीब 80 कैदियों को जेल के पास से ही वापस पकड़ लिया गया। इस दौरान फायरिंग में एक कैदी की मौत भी हो गई। यूक्रेन ने रूस पर एक और बड़े हमले का दावा किया है। यूक्रेन ने क्रीमिया के केर्च ब्रिज पर बमबारी की है। वहीं रूस ने यूक्रेनी हमले के बाद ब्रिज पर यातायात बहाल होने का दावा किया है। साथ ही रूस ने यूक्रेन के हमलों को आतंकवाद करार दिया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन के साथ वार्ता में जल्द सफलता की उम्मीद करना गलत है। गाजा में सहायता स्थल के पास हुए एक हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने संभावित युद्ध अपराध की चेतावनी देते हुए जांच की मांग की है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि अपनी ओर बढ़ रहे एक समूह पर उन्हें गोलीबारी करनी पड़ी।